हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड के यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थायित्व गुणांक तथा बीटा सुग्राहिता की परिभाषा दीजिए। तो पहले हम बताएंगे हमारे स्थायित्व गुणांक और बीटा सुग्राहिता क्या होती है। फिर उसके बाद किसी ट्रांजिस्टर में बायसिंग करना क्यों आवश्यक है, हम बायसिंग क्यों करते हैं किसी ट्रांजिस्टर में, ये बताएंगे। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर बायसिंग की किसी एक विधि को उसके गुण एवं दोषों के साथ समझाइए। ट्रांजिस्टर जो बायसिंग की कई विधियां होती हैं, 3-4 विधियां होती हैं, तो उनमें से कोई एक विधि को हमें उसके गुण एवं दोषों के साथ समझाना है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायित्व गुणांक की। तो स्थायित्व गुणांक क्या होता है? नियत बीटा तथा आईबी पर संग्राहक क्षरण धारा ICBO में परिवर्तन के सापेक्ष संग्राहक धारा IC में परिवर्तन को स्थायित्व गुणांक कहते हैं। स्थायित्व गुणांक क्या है? पहले तो इसे ऐसे व्यक्त करते हैं। स्थायित्व गुणांक हमारा क्या होता है कि जो पहले तो जो बीटा है वो नियत होना चाहिए तथा IB पर संग्राहक क्षरण धारा ICBO में परिवर्तन के सापेक्ष संग्राहक धारा IC में परिवर्तन को, ठीक है। तो ICBO के सापेक्ष IC में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम स्थायित्व गुणांक कहते हैं। S = DIC/DICBO। क्षरण धारा ICBO में परिवर्तन के सापेक्ष संग्राहक धारा IC में परिवर्तन को, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? S = बीटा डेल IC/डेल ICBO। नेक्स्ट देखिए, बीटा सुग्राहिता क्या होता है? जब किसी ट्रांजिस्टर परिपथ के प्राचलन की दशाएं बदलती हैं अथवा ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से बदला जाता है, ठीक है। जब या तो क्या होता है कि जो प्राचलन की दिशाएं बदलती हैं या फिर एक ट्रांजिस्टर को किसी दूसरे ट्रांजिस्टर से परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है, तो प्राचल बीटा के मानों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो बीटा के मान है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कार्यकारी बिंदु या Q बिंदु पर बीटा के मानों के प्रभाव को बीटा सुग्राहिता द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो बीटा के मान हैं, बीटा के मानों के प्रभाव को बीटा सुग्राहिता द्वारा व्यक्त कराया जाता है, ठीक है। जो Q बिंदु पर बीटा के मानों में जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो उसे हम किससे व्यक्त करते हैं? बीटा सुग्राहिता द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसे K बीटा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये हमारे दोनों पॉइंट क्या हो गए? हो गया हमारे स्थायित्व गुणांक और ये हो गया बीटा सुग्राहिता। अब हम क्या देखते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर में, पहले देखिए थोड़ा बीटा सुग्राहिता में थोड़ा सा और है, उसे और देखिए। तो ये है K बीटा = बीटा DIC/DIB। तो K बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? K बीटा = बीटा DIC/DIB। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीटा डेल IC/डेल IB। यहाँ पर जो K बीटा है एक विमाहीन राशि है तथा इसका मान 0 से 1 तक होता है। 0 से कहाँ तक होता है? 1 तक होता है। और जो ये K बीटा है वो क्या है? एक हमारी विमाहीन राशि है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या क्या हो गए? एक हो गया स्थायित्व गुणांक और एक हो गया हमारा ये क्या है? हमारा बीटा सुग्राहिता। तो बीटा सुग्राहिता K बीटा = बीटा डेल IC/डेल IB हो गया। और जो हमारा स्थायित्व गुणांक था वो क्या था? ये था हमारा S = डेल IC/डेल ICBO = बीटा डेल IC/डेल ICBO। तो देखिए यहाँ पर ये बीटा नहीं है, ये गलती से लग गया है, ये है S = डेल IC/डेल ICBO, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी ट्रांजिस्टर में बायसिंग करना क्यों आवश्यक है। फिर इसकी एक विधि देखेंगे। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग तथा उसकी आवश्यकता।
ट्रांजिस्टर के आधार को क्षीण सिग्नल दिया जाता है तथा संग्राहक से प्रबल सिग्नल प्राप्त किया जाता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसके आधार को हम कैसा सिग्नल देते हैं, क्षीण सिग्नल देते हैं, और संग्राहक से कैसा सिग्नल प्राप्त करते हैं, प्रबल। प्रवर्धन की इस प्रक्रिया में सिग्नल का केवल परिमाण बढ़ना चाहिए तथा सिग्नल में कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। ऐसा करने पर कि क्षीण सिग्नल दिया जाता है और हमें प्रबल सिग्नल प्राप्त होता है, इस क्रिया में उसका केवल और केवल क्या होना चाहिए, परिमाण बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ जो उसका सिग्नल है उसमें कोई भी विकृति नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी बात है, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रवर्धन की प्रक्रिया के दौरान ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि सदैव अग्रवांशित बनी रहे तथा संग्राहक आधार संधि सदैव पश्चवांशित बनी रहे। तो ऐसा केवल और केवल कब होगा कि सिग्नल में कोई विकृति भी नहीं उत्पन्न हो और उसका परिमाण बढ़ता रहे। तो ये हमारे कब होगा, कब संभव है ये कि जो ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि है वो तो कहाँ पर, अग्रवांशित रहनी चाहिए, और जो संग्राहक आधार संधि है वो कैसी रहनी चाहिए, पश्चवांशित रहनी चाहिए। ठीक है, यह ट्रांजिस्टर वाइसिंग कहलाता है। ये जो यही हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर वाइसिंग। इसे प्राप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर के साथ कोई व्यास बैटरी प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कि जो उत्सर्जक आधार संधि है वो अग्रवांशित बनी रहे और जो संग्राहक आधार संधि है वो पश्चवांशित बनी रहे। इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वायश बैटरी प्रयुक्त की जाती है अथवा ट्रांजिस्टर के साथ कोई परपथ जोड़ा जाता है। या तो हम वायस बैटरी प्रयुक्त कर लें या फिर ट्रांजिस्टर के साथ हम क्या जोड़ दें, एक परपथ जोड़ दें। वांछित ट्रांजिस्टर वाइसिंग को प्रदान करने वाला परपथ वाइसिंग परपथ कहलाता है। तो जो वांछित ट्रांजिस्टर होता है उसको प्रदान करने वाला परपथ क्या कहलाता है, वाइसिंग परपथ कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रांजिस्टर वाइसिंग क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी आवश्यकता क्या है, 2 लाइन देख लीजिए आवश्यकता की। तो इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि ट्रांजिस्टर का उचित रूप से वाइसिंग नहीं है, यदि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो उचित रूप से वाइसिंग नहीं है तो ये दक्षता से कार्य नहीं करेगा। तो ये हमारा दक्षता से अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तथा सिग्नल में विकृति उत्पन्न कर देगा। और जो सिग्नल है उसमें क्या उत्पन्न कर देगा, विकृति। बल्कि हमें क्या चाहिए, सिग्नल में विकृति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्यू बिंदु को स्थिर रखने के लिए भी ट्रांजिस्टर की वाइसिंग की आवश्यकता होती है। और जो क्यू बिंदु होता है उसको स्थिर रखने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांजिस्टर की वाइसिंग की। और साथ ही साथ क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा सिग्नल है उसमें क्या होगी, विकृति उत्पन्न हो जाएगी और वो ठीक से कार्य नहीं करेगा। अभी ट्रांजिस्टर वाइसिंग की विधि देख लेते हैं। तो क्या है, पहली विधि है, एक ही विधि का वो देखते हैं हम इसमें। तो ये क्या है, वैसे तो कई होती हैं, 3-4 होती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल एक विधि देख रहे हैं, स्थिर वायस या आधार वायस विधि। तो स्थिर वायस या आधार वायस विधि क्या है हमारी, ये इम्पोर्टेंट विधि है काफ़ी। तो इस विधि में एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए आधार तथा वीसीसी के धनात्मक सिरे के बीच एक उच्च प्रतिरोध आरबी जोड़ दिया जाता है। हमने क्या ले रखा है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसके लिए क्या है, आधार तथा वीसीसी के धनात्मक सिरे के बीच। तो वीसीसी के धनात्मक सिरे के बीच क्या जोड़ दिया जाता है, आरबी जोड़ दिया जाता है आधार के बीच में, और हमारा वीसीसी के धनात्मक सिरे के बीच एक उच्च प्रतिरोध आरबी जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर शून्य सिग्नल आधार धारा वीसीसी से प्राप्त होती है, और जो शून्य सिग्नल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वीसीसी से प्राप्त होता है, तथा धारा आरबी से होकर प्रवाहित होती है। और जो धारा है वो कहाँ से होकर प्रवाहित होगी, आरबी से होकर। अब उत्सर्जक के सापेक्ष आधार धनात्मक होता है, अर्थात आधार उत्सर्जक संधि अग्रवांशित होती है। तो ऐसा करने पर जो हमारा उत्सर्जक के सापेक्ष आधार है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, जिससे कि जो आधार उत्सर्जक संधि है वो अग्रवांशित होती है। आरबी के उचित मान का चयन करने पर अविष्ट मान की शून्य सिग्नल आधार आईबी, और इसलिए
संग्राहक धारा आईसी परपथ में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो सिंपल सा है हमारा कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके जो वीसीसी है और आधार है, इसके बीच में वीसीसी और आधार के बीच में क्या जोड़ देते हैं, एक प्रतिरोध आरबी जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो शून्य सिग्नल आधार धारा वीसीसी से प्राप्त होती है तथा धारा आरबी से होकर प्रवाहित होती है, यहाँ से धारा प्रभावित होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो वीसीसी के ऋणात्मक सिरे के बीच उच्च प्रतिरोध आरबी जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब उत्सर्जक के आधार धनात्मक होता है अर्थात आधार उत्सर्जक संधि अग्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम आरबी का मान निकाल लेंगे, आगे देखते हैं कैसे होगा ये। तो परपथ विश्लेषण में क्या है, बंद परपथ MNEDVCC में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर ये क्या हो जाएगा हमारा, VCC इक्वल IB RB प्लस VBE। ये कैसे लिखा है हमने यहाँ पर देखिए हमारा जो ये बंद परपथ है M, यहाँ से ले लीजिए आप इसे इस तरीके से MNE, फिर उसके बाद है आपका D, फिर VCC, फिर M, मतलब लौट फिर के पूरा बंद परपथ पहले MNBE DBCC और फिर दोबारा M पूरा बंद परपथ है। तो इसमें जब हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, VCC इक्वल कितना होगा आपका IB RB ये हो जाएगा प्लस VBE। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा VCC इक्वल IB RB प्लस VBE। तो IB RB की वैल्यू हो जाएगी, ये इस साइड आ जाएगा VCC माइनस VBE। अब यहाँ पर IB का डिवाइड दे देंगे, साइड ले जाएंगे, तो RB इक्वल VCC माइनस VBE अपॉन IB। तो जो VCC है उसकी तुलना में जो VBE है वो काफ़ी छोटा है, बहुत कम है, तो हम VBE को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा RB इक्वल VCC अपॉन IB। अब देखिए यहाँ पर VCC स्थिर ज्ञात राशि है तथा IB के उचित मान का चयन किया जाता है। तो ये तो हमारी एक पता है हमें इसकी वैल्यू, ये हमारी स्थिर ज्ञात राशि है और जो IB है उसके लिए हम उचित मान का चयन करेंगे कि क्या लेनी चाहिए, फिर उसके बाद हम RB को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, RB इक्वल VCC अपॉन IB। इस कारण से यह विधि स्थिर बायस विधि कहलाती है। ठीक है, तो अब हम आगे इसको दिखाएंगे स्थायित्व गुणांक क्या होगा इसका। स्थायित्व गुणांक का फॉर्मूला है बीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। इस विधि में आधार धारा IB संग्राहक धारा IC पर निर्भर नहीं करती है। तो ये वाली जो विधि है इसमें जो आधार धारा है IB वो संग्राहक धारा IC पर निर्भर नहीं करती है। तो जो DIB अपॉन DIC है इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये स्थायित्व गुणांक S है तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 माइनस 0 1, ये कितना हो जाएगा बीटा प्लस 1। तो यहाँ पर DIB अपॉन DIC 0 हो गया, तो S इक्वल हमारा कितना बन गया, बीटा प्लस 1। और हमें एक S इक्वल पता भी है, S इक्वल हमारा होता है DIC अपॉन DICBO। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने शुरू में देखा था स्थायित्व गुणांक का, स्थायित्व गुणांक इक्वल DIC अपॉन DICBO। तो इन दोनों का इक्वल रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा DIC अपॉन DICBO इक्वल बीटा प्लस 1। DIC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा प्लस 1। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ICBO, DICBO, अर्थात संग्राहक धारा IC क्षरण धारा ICBO में परिवर्तन की बीटा प्लस 1 गुनी परिवर्तित होती है। तो जो हमारी संग्राहक धारा है वो क्षरण धारा ICBO में परिवर्तन की बीटा प्लस 1 गुना परिवर्तित होती है। स्थिर व्यास विधि में ऊष्मीय स्थायित्व अच्छा नहीं होता है। अब इसके गुण देख लेते हैं इस विधि के और दोष देख लेते हैं। तो गुण क्या है, वायसिंग परपथ बहुत सरल है क्योंकि इसमें एक प्रतिरोध RB की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी ही आसान परपथ है क्योंकि इसमें केवल और केवल कितने परपथ की आवश्यकता होती है, एक परपथ की, वो है हमारा RB परपथ, सॉरी प्रतिरोध की। तो हमारा वो प्रतिरोध क्या है, RB। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वायसिंग
को आसानी से सेट किया जा सकता है तथा गणनाएं भी आसान है। इसकी जो वाइसिंग है, वाइसिंग को आसानी से सेट किया जा सकता है, इसकी जो गणना है वो भी काफ़ी आसान है। थर्ड पॉइंट है, चूंकि आधार उत्सर्जक संधि पर कोई प्रतिरोध नहीं लगाया गया है अतः वाइशिंग परपथ द्वारा स्रोत पर लोड नहीं पड़ता है। तो कोई हमारे यहाँ पर प्रतिरोध नहीं लगाया गया है आधार उत्सर्जक संधि पर, तो इसीलिए जो वाइशिंग परपथ है उस पर हमारा लोड नहीं पड़ता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हमारा दोष क्या है। इस विधि में वाइसिंग स्थायीकरण बहुत बुरा है। तो जो वाइसिंग स्थायीकरण है यहाँ पर खराब है क्योंकि ताप के कारण आईसी को स्वयं बढ़ने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब हमारा ताप बढ़ जाता है तो आईसी भी स्वयं बढ़ने लगती है, तो इसीलिए इसको रोकने की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्थायित्व गुणांक एस का मान बहुत अधिक है अतः ऊष्मीय धावन के कारण ट्रांजिस्टर के नष्ट होने की संभावना काफी प्रबल है। तो जो स्थायित्व गुणांक है उसका मान काफी अधिक है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऊष्मीय धावन के कारण ट्रांजिस्टर के नष्ट होने की संभावनाएं काफी प्रबल है। तो ये हमारे दोष और गुण हमने देख लिए हैं, एक विधि देख ली है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो, और अगर आपके लिए ये थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।